हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। हमारा यह फर्स्ट वीडियो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को लेकर और बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। उसमें हमने एक वीडियोस करा दी है, तो आप उसे देखिए और अपनी तैयारी को अभी से बेहतर बनाइए। मैं आपको बिल्कुल बहुत ही कम वीडियोस में आपके सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगी और बहुत ही उस तरीके से सिलेबस करा रही हूँ कि जो एग्जाम में सटीक पूछा जाता है। फालतू की कोई कुछ भी परिभाषा या कुछ भी नहीं लिया है, मैंने सिर्फ वही लिया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, मेरी भी बहुत सारी कन्फ्यूजन थी किस तरीके से हम पढ़ाई करें क्या करें, लेकिन एक समय के बाद वह सारी चीज़ें क्लियर होने लग जाती हैं। तो मैं अपने तरीके से आपको पढ़ाना चाहती हूँ जिससे आपकी समझ में आए चीज़ें और आपका जो डाउट है इस सब्जेक्ट को लेकर वह सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम क्या होता है? शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग। ठीक, शिक्षण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीचिंग। शिक्षण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? सतत। सतत का मतलब होता है लगातार, है ना। सतत का मतलब होता है लगातार। शिक्षण है, टीचिंग है, वह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, और यह सामाजिक प्रक्रिया भी है। लगातार चलती रहती है टीचिंग प्रक्रिया और यह सामाजिक प्रक्रिया भी है। ठीक, जिसका सीधा असर किस पर पड़ता है? समाज पर पड़ता है, क्योंकि टीचिंग से क्या होता है? समाज में सुधार होता है ना। समाज में सुधार होता है और समाज के जो लोग हैं वह टीचिंग से वंचित रह जाते हैं, पढ़ने से वंचित रह जाते हैं, तो उनके लिए भी एक समाज सुधारक का एक कार्य करती है। ठीक, क्या करती है? शिक्षा। ठीक, तो शिक्षण क्या है? सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि लगातार चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है ना। शिक्षण मुख्यतः 3 धुरी पर आधारित होता है। 3 धुरियों पर शिक्षण है वह टिका रहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शिक्षण प्रक्रिया, छात्र और पाठ्यक्रम पर यह आधारित होता है। क्या? टीचिंग। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि टीचिंग की परिभाषा बताइए, तो आपको क्या बतानी है कि शिक्षण है वह, टीचिंग है वह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और यह सामाजिक प्रक्रिया भी है जिसका सीधा असर समाज पर पड़ता है। ठीक, शिक्षण है वह 3 धुरियों पर टिका है, यानी कि इसमें 3 ध्रुव होते हैं। पहला होता है हमारा छात्र और शिक्षण की प्रक्रिया और हमारा सिलेबस, पाठ्यक्रम। ठीक, यह 3 चीज़ें होती हैं टीचिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शिक्षण का अर्थ क्या है। ठीक, शिक्षण का अर्थ क्या है? शिक्षण का अर्थ है, शिक्षण मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलती रहती है, लगातार चलती रहती है ना। व्यक्ति है जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। मनुष्य क्या है कि मनुष्य ने जन्म लिया है, जन्म लेता है तब से लेकर और जब उसकी मृत्यु होती है तब तक वह अपने जीवन में बहुत सारे अनुभवों को ले चुका होता है। बहुत सारे अनुभव होते हैं, वह बहुत सारे अनुभवों को वह सीख चुका होता है ना। तो शिक्षण है यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है और जन्म से लेकर मृत्यु तक यह चलती रहती है ना। आप लिख देना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलिए शिक्षण की विशेषताओं की बात करते हैं। तो शिक्षण क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। टीचिंग क्या है? टीचिंग का मतलब होता है सीखना और सिखाना। आपने किसी किसी चीज़ को या किसी चैप्टर को आपने समझा, ठीक, समझने के बाद आपने उसी चैप्टर को किसी अन्य को समझाया, तो यही हमारा टीचिंग की बहुत एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। टीचिंग है वह सीखने सिखाने की प्रक्रिया है और यह प्रगतिशील भी है, सहानुभूतिपूर्ण है,
निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण किए जाते हैं। निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण वह होते हैं कि बच्चे की कमियों को पहले खोजा जाता है कि बच्चे में क्या कमी है, फिर उसके बाद उन कमियों का क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। ठीक। शिक्षण योजना पर आधारित है, क्योंकि जब तक आप शिक्षण की योजनाएं नहीं बनाएंगे तो शिक्षण सफल नहीं होगा, है ना। तो योजनाएं बनानी चाहिए टीचिंग को लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षण की विशेषताएं। विधियां की बात करता है, शिक्षण की विधियों के बारे में। ठीक। बहुत ही ऑथेंटिक चीजें हैं। शिक्षण की विधियों में शिक्षक केंद्रित होता है। कौन केंद्रित होता है? शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि टीचर सेंटर्ड की बात करता है। तो इसमें क्या होता है, शिक्षक केंद्रित विधि है वह होती है जिसकी व्याख्या होती है, जिसमें कठिन व्याख्या करते हैं, विषय की कठिन व्याख्या करते हैं और विद्यार्थियों को उसे समझने का प्रयास करते हैं, शिक्षण केंद्रित विधि कहलाती है। शिक्षण केंद्रित विधि वह होती है, यानी टीचर सेंट्रल वह विधि होती है जो टीचर क्या करता है, व्याख्या करता है, और व्याख्या करने के बाद उस सब्जेक्ट की इतनी कठिन व्याख्या करता है, इतनी हार्ड व्याख्या करता है कि बच्चे उसे समझने में लगे रहते हैं। बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन वह समझने की कोशिश करती हैं, फिर भी उन्हें समझ में नहीं आता। जो पहली शिक्षा थी, जो पहली शिक्षा स्कूलों में कराई जाती थी, वह कैसी थी? टीचर सेंटर मतलब यानी कि टीचर सेंटर एजुकेशन थी। लेकिन जो आज की शिक्षा है वह ऐसी नहीं है, छात्र केंद्रित शिक्षा है। जो आज की जो शिक्षा चल रही है वह छात्र केंद्रित शिक्षा है, ना कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा है। ठीक। चलिए अब पढ़ लेते हैं छात्र केंद्रित शिक्षा क्या होती है। इसमें जिसमें छात्रों की आवश्यकताओं और योग्यताओं एवं रुचि के अनुसार शिक्षण प्रदान किया जाता है, और इस विधि में छात्रों को केंद्र में रखकर शिक्षण योजना बनाई जाती है। यानी कि सेंटर में छात्र को रखा जाता है और छात्र से ही पूछा जाता है कि मतलब किस तरीके से उसकी समझ में आएगा, उसी तरीके से टीचर उसे समझाने का अभ्यास कराता है ना। यानी कि अध्यापक कुछ नहीं है, छात्र है, वही सब कुछ है। तो शिक्षा कैसी है? छात्र केंद्रित शिक्षा है। बात क्लियर? चलिए, अगर छात्र की समझ में नहीं आता है तो उसमें छात्र की गलती नहीं है, उसमें टीचर की गलती है, क्योंकि उसमें उस टीचर में उस छात्र को समझाने वाला गुण नहीं है ना। तो आज की शिक्षा है वह छात्र केंद्रित है, ना कि शिक्षक केंद्रित। क्योंकि पहले क्या होता था, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, बच्चे को पीटते थे टीचर, उसे उसके हाथों पर डंडे मारते थे, उसको मुर्गा मुर्गी बनाते थे, और लड़कियों के हाथ ऊपर करवा दिए जाते थे। तो यही होता था, बच्चों को ज़्यादा ही पनिशमेंट दी जाती थी। तो यह कौन सी शिक्षा थी? शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। लेकिन आज के हिसाब से यह नहीं चलेगा, छात्र केंद्रित शिक्षा है। बच्चे की समझ में नहीं आ पा रहा है तो उसमें टीचर की गलती है, ना कि बच्चे की। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं संप्रेषण की। संप्रेषण क्या होता है? इसे ही हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन संप्रेषण को बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनियस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है सामान्य या कॉमन। ठीक। संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कम्युनियस शब्द से हुई है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है कॉमन यानी कि सामान्य। ठीक। कम्युनियस से अंग्रेजी भाषा शब्द कम्युनिकेशन शब्द बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? संप्रेषण होता है। क्या अर्थ होता है? संप्रेषण होता है। देखो सिंपल समझो कि संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। और कम्युनिकेशन तो कम्युनियस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कॉमन या सामान्य, है ना। और कम्युनियस शब्द है वह अंग्रेजी भाषा शब्द के कम्युनिकेशन से बना है। तो इसी तरीके से इसका नाम क्या कर दिया गया? कम्युनिकेशन। ठीक। संप्रेषण। संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण क्या होता है कि संप्रेषण के बिना कोई भी व्यक्ति, संगठन, समूह में अस्तित्व नहीं रह सकता। यानी कि संप्रेषण के बिना व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व नहीं है।
संप्रेषण का मतलब होता है, मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगी बिल्कुल सरल भाषा में, विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही क्या है, संप्रेषण है। संप्रेषण वह विधि है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के भावों को परिचित होते हैं, यानी कि एक दूसरे के भावों से परिचित होते हैं। अगर संप्रेषण नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो व्यक्ति का जीवन कुछ भी नहीं है, क्योंकि संप्रेषण के बिना एक दूसरे के भावों विचारों का यही संप्रेषण कहलाता है। तो आदान प्रदान नहीं होगा तो मनुष्य का कोई भी अस्तित्व नहीं रह सकता, और ना तो वह संगठन बना सकता है और ना ही वह किसी ग्रुप में रह सकता है। ठीक, सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, संप्रेषण। एक पॉइंट में कहा गया है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान ही संप्रेषण है। यानी कि हमारी बात को इधर पहुंचाना और इधर की बात को हमारे तक पहुंचाना, यही क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। ठीक, सूचनाओं का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। ठीक, आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है। ठीक, आप अपनी भाषा में आपने जो पढ़ा है, जो मैं बोल रही हूँ, इसमें से समझ में आ रहा है, और कुछ भी आप थोड़ा सा इसी से रिलेटेड बना बना के आप कर देंगे, तो आपका जो परसेंट है वह काफ़ी अच्छी बन जाएगी। ठीक है, चलिए संप्रेषण के प्रकार की बात करते हैं। अधिगम, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, अधिगम का मतलब होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सक्रिय बनाने के लिए संप्रेषण निरंतर आवश्यकता होती है। यानी कि सीखने के लिए, हमें सीखने को एक्टिव करने के लिए हमें संप्रेषण की आवश्यकता लगातार पड़ती रहती है। ठीक, संप्रेषण को कई भागों में बांटा गया है। तो संप्रेषण को कई भागों में बांटा गया है, आइए जानते हैं। सबसे पहला है हमारा शाब्दिक संचार। कौन सा है, शाब्दिक संचार है, जो मौखिक होता है और लिखित होता है। शाब्दिक संचार कैसा होता है, मौखिक होता है और लिखित होता है। यानी कि मौखिक वह होता है जो हम अपने मुख से बोलकर बताते हैं, वह हमारा क्या कहलाता है, मौखिक। और लिखित वह होता है जो हम अपनी बात को लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं, वही हमारा लिखित संचार होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है, दूसरा होता है अशाब्दिक। यह हमारा शाब्दिक था, जिसमें मौखिक और लिखित था, यानी शब्दों के माध्यम से था, चाहे हम उसे बोलकर करें, चाहे हम अपने मन के भाव विचारों को पेज पर व्यक्त करके बोलें। ठीक, वह भी बोलना ही हो जाएगा, और हम अपने विचारों को पेपर पर लिखते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, शाब्दिक हो जाएगा। ठीक, अब अशाब्दिक संचार की बात करते हैं। एक होता है हमारा संपर्क स्पर्श। ठीक, स्पर्श संपर्क, यानी कि स्पर्श करके बताते हैं। और एक होता है अपनी वाणी संकेत, वाणी से संकेत करके बताते हैं। और एक होता है चक्षु संपर्क या मुख मुद्रा, यानी कि मुख मुद्रा करके उसके माध्यम से हम उसे समझाते हैं, यानी कि उसमें शब्द नहीं होते हैं, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से, हम अपनी एक्टिविटियों से उसे प्रेजेंट करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, अशाब्दिक संचार कहलाता है। ठीक, हम कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन हम अपनी एक्टिविटियों के माध्यम से दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, वही हमारा अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। बात क्लियर? चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा, और आपके सिलेबस को बहुत ही आसान और बहुत ही सरल बिल्कुल भाषा में हम आपको समझाएंगे। तो बस हमारे साथ जुड़ जाना, और मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। और आप अभी से यूपी टेट की भी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, और मैंने क्लासेस हैं यूपी टेट की भी क्लासेस चला रखी हैं। ठीक, अपने फ्रेंड्स मित्र में, कॉलेज के ग्रुप में, वहाँ पर इस वीडियोज़ को शेयर कर देना, ताकि उन बच्चों की भी, उन स्टूडेंट्स की भी तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक, चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, आपका कोई भी क्वेरी हो, तो आप के माध्यम से कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, और हम आपका जवाब आपको ज़रूर देंगे। तो
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।